सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आज से ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स यानी कि 1400 साल पहले 6th या 7th सेंचुरी एडी के अराउंड डेवलप हुई थी। उस वक्त तक अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज जब तक आई नहीं थी तब तक के लिए एंशंट लैंग्वेजेस ही लोग जो हैं पढ़ते थे, यूज़ करते थे लिटरेचर लिखने में, कन्वर्सेशंस वगैरह में। तो अगर हम उन एंशंट लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो उस टाइम पे ग्रीक, रोमन, अरबिक, हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस जो हैं उन्हीं में लिटरेचर लिखा जाता था, उन्हीं में बात की जाती थी। लोग वही काइंड ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं सीखा करते थे। तो अब सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो डेवलप हुई थी उस टाइम पे, जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंग्लिश आई थी, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते थे, उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे जो है ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता था। जो पहली सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो डेवलप हुई थी, जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंग्लिश डेवलप हुई थी, उसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, राइट। एंड जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स जो आए थे इंग्लिश में, उन्हें एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट्स कहा जाता था, राइट। लेकिन अब बात यह आती है कि इन डायलेक्ट्स को कौन लेके आया ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में या प्रेजेंट डे इंग्लैंड जो है। तो उन्हें जो है, जिन्हें हम एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं, एंग्लो सैक्सन सेटलर्स जो हैं, वो 5th सेंचुरी एडी के अराउंड ग्रेट ब्रिटेन में आए, ठीक है, और वहाँ सेटल हो गए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने इन डायलेक्ट, जो एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट है, उसको ब्रिटेन में लाया, उसको इंग्लैंड में लेके आई। और ये जो एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट जो था, इस लैंग्वेज का जो ये ऐसा डायलेक्ट था, जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्हीं ने इसको टर्म किया एज ओल्ड इंग्लिश। जो तो दैट मीन्स जो एंग्लो फ्रीजियन डायलेक्ट है, इसका जो नाम जो पड़ा, जो नाम जिन्होंने दिया इसको ओल्ड इंग्लिश का, वो एंग्लो सैक्सन्स ही थे। अब बात यह है कि ये एंग्लो सैक्सन्स कौन है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो एंग्लो सैक्सन्स हैं ये असल में जर्मैनिक ट्राइब्स थे, राइट। तो जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जो जर्मनी से माइग्रेट होके ग्रेट ब्रिटेन की तरफ आए थे सेटल होने। और इसमें इनमें से तीन मेजर ट्राइब्स थी जो इंग्लैंड में सेटल हुई थी, जिसकी वजह से एंग्लो सैक्सन्स का सारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लिटरेचर जो है वो डिफाइन हुआ। तो ये तीन जर्मैनिक ट्राइब्स जो थी, इनका नाम था सैक्सन्स, जूट्स एंड एंगल्स। तो इन्हीं इन्हीं तीन ट्राइब्स के बेसिस पे ये एंग्लो सैक्सन नाम भी पड़ा इनका। एंड ये जो तीन ट्राइब्स थी, ये मेजर तीन ट्राइब्स थी जर्मनी की, जर्मैनिक ट्राइब्स थी, जो आके ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हुई। ये लोग जो है 450 एडी के अराउंड जो है, हम कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन में सेटल होने आए आए यहाँ। एंड अप टू 1066 एडी, जब तक के लिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड नहीं हुआ, तब तक के लिए ये लोग इंग्लैंड में ही सेटल्ड थे, राइट। तो अब अगर बात हम करें एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की, या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी जिसको कहा जाता है, तो ये इस सब में क्या आता है, व्हाट डज इट इनकम्पास। तो इसमें वो सारा लिटरेचर आता है ना, जो मतलब आफ्टर सेटलमेंट हुआ, आफ्टर सेटलमेंट इन द सेंस कि जब वो अच्छे से सेटल हो गए, उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई वहाँ। तो उसके बाद जब उनके पोइट्स इमर्ज हुए, राइटर्स इमर्ज हुए, तो उनने जब लिखना स्टार्ट किया लाइवलीहुड के बारे में, जो भी सब था, ब्यूटी वगैरह जो भी होगा उस टाइम पे, तो उसको कहा गया एंग्लो सैक्सन लिटरेचर या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब इसमें वो सारा लिटरेचर आता है जो सरवाइव कर चुका है अभी तक आफ्टर दिस सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट के होने के बाद जितना भी लिटरेचर लिखा गया एंड जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है, जो सरवाइव कर चुका है, उसे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर कहा जाता है। अब इस एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में क्या क्या आता है, मतलब एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट जॉनराज कौन से थे, हम कह सकते हैं कौन से ऐसी वर्क्स थे जिनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लिखा जाता था। तो उसमें सबसे पहला आता है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री मीन्स लॉन्ग नैरेटिव पॉइम्स जिनमें ग्रैंड एलिमेंट्स होते हैं, किंग्स, क्वीन, कॉन्क्वेस्ट, शिवलरी वगैरह, इस सब के बारे में लिखा जाता है। एकदम वो जहाँ ना हाई लेवल ऑफ पोइट्री हमको फील होती है। जैसे कि आप बहुत से पोइट्स में देखेंगे, जैसे कि मैकफ्लेगनो में आप देखें, जो लिखी गई है, तो ये सब पोइट्री जो होती है इसको कहते हैं हम
एपिक पोइट्री कि जिसमें एकदम हम कहते हैं ना, अगर नॉर्मल लेमैन टर्म्स में भी एपिक के बारे में हम बात करते हैं एकदम कुछ हाई लेवल का लगता है, तो इसी तरीके से एपिक पोइट्री भी होती थी कि जिसमें एकदम ग्रैंड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाती है, किंग्स की लाइफ्स की, क्वींस के लाइफ्स की, कॉन्क्वेस्ट, बैटल्स, एकदम एग्जैजरेटेड टोन्स में बात की जाती है, तो उनको हम एपिक पोइट्री कहते थे। दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे, बिकॉज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जब आगे भी मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज़ में, कि जो स्टार्टिंग टाइम्स से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो लिखा जाता था ना, वो रिलीजियस टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे, एंड उसका एक कनेक्शन हेजियोग्राफी भी है, एक लिंक उसकी हेजियोग्राफी भी है। हेजियोग्राफी में जो सेंट्स वगैरह होते थे, क्रिश्चियंस वगैरह, जो भी बाकी रिलीजन, तो उनके बारे में लिखा जाता था कि सेंट्स की लाइफ, बायोग्राफीज, वो लिखते कैसे हैं, वो रहते कैसे हैं, प्रैक्टिसेस क्या है, एंड उनकी बेसिस पे फिर इंस्पायर किया जाता था बाकी लोगों को, इन्फ्लुएंस, वो उस हेजियोग्राफी को पढ़ के बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते थे कि हाँ देखो जो ये सेंट है, फॉर एग्जांपल सेंट जॉन है या कोई है, देखो इसने कैसे लाइफ गुजारी है, एंड फिर बाकी क्रिश्चियन जो होते थे उनको भी कहा जाता था कि देखो यू हैव टू लुक अपॉन दिस वेरी पर्टिकुलर सेंट, कि देखो इसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, हम भी चाहें कि अगर हम इसके जैसी लाइफ गुजारेंगे तो परफेक्ट गुजारेंगे। और हम जानते हैं कि पहले टाइम से, जब अर्ली टाइम से लिखना स्टार्ट हुआ या लिटरेचर, किसी भी काइंड ऑफ जो लिटरेचर स्टार्ट हुआ, उसमें रिलीजन का बहुत एक इंपॉर्टेंस था, रिलीजन राइटिंग को बहुत प्रायोरिटी मिली थी, वो इसलिए ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन फैलाया जा सके। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से रिलीजन का ही एक पार्ट, सरमन्स, यानी कि जो रिलीजियस प्रीचिंग्स वगैरह होती हैं। आप किसी सरमन किसी भी तरीके का हो सकता है, आप चर्च में चले जाएं तो वहाँ पे जो फादर कभी डिलीवर करता है, आप मंदिर में चले जाएं वहाँ पे जो आपका प्रीस्ट होता है, वो जो कभी कोई रिलीजियस चीज़ डिलीवर करता है लोगों के लिए, एक मॉरल गाइडेंस के लिए, आप मस्जिद में चले जाएं तो इमाम वहाँ पे अपना एक सरमन देता है, तो आप बुद्धिज़्म में चले जाएं तो वहाँ पे जो उनके जो सेंट्स होते हैं वो उनका अपना एक प्रीचिंग्स देते हैं, उनको सिखाते हैं मॉरली क्या है, सोशली गलत क्या, तो sermons also serve as a guiding instrument for people, right? तो sermons भी लिखे जाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। लीगल वर्क्स के बारे में लिखा जाता था, जो लीगल वर्क्स होते थे, जैसे कि अगर आप कोर्ट हिस्ट्री देखते हैं कि हमने ये जो अगर जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं आजकल, जब अगर उनको केस स्टडी करनी होती है तो वो केस स्टडी कैसे करते हैं? वो केस स्टडी तभी करते हैं जब उनके पास वो लीगल वर्क्स का रिकॉर्ड होता है, एक हिस्ट्री होती है कि हाँ फलाना केस जो है एक टाइम पे हुआ था, उस केस में ये इवेंट्स हुए थे। अब इन इवेंट्स के बेसिस पे आप देखिए कि ये वाली केस स्टडी आप कैसे करेंगे, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब हम लीगल वर्क्स का एक हिस्ट्री रखेंगे, एक रिकॉर्ड बने रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी लीगल वर्क्स के जो रिकॉर्ड होता था उसको रखा जाता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह मैंने अभी कहा कि रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, रिलीजन जो था उसको बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता था राइटिंग में, तो बाइबल ट्रांसलेशन जो है वो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई, बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन गया उस टाइम के लिटरेचर का। क्रॉनिकल्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हुए हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हों, इवेंट्स हो, किसी भी तरीके का सोशल गैदरिंग हो, रिलीजियस हो, उसको एक क्रोनोलॉजिकल वे, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना कि कौन सा पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो क्रॉनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ रही है, हम देखेंगे आगे जाके, मैं जब आपको कहूँगा कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का भी, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि मतलब हमने जब रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, जब हमने रिकॉर्ड लिखा सारे एंग्लो सैक्सन्स का कि क्या है, कैसे हुआ, हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था। एक्चुअली अगर आप देखेंगे भी, जिस तरह हम बाकी सिविलाइजेशन का पढ़ते हैं, हम हरप्पन सिविलाइजेशन का पढ़ें, वो सब जो भी उनका सिस्टम था, इरिगेशन, जो भी हमने उनका पढ़ा है, वो कैसे पॉसिबल है? वो सब के सब क्रॉनिकल्स हैं। क्यों? बिकॉज उनने अपना एक हिस्टोरिकल, जो हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो क्रोनोलॉजिकली वहाँ पे एस्टैब्लिश कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। इसी तरीके से हर कोई जो भी सिविलाइजेशन आई है, हर कोई गवर्नमेंट आई है, वो अपना एक क्रॉनिकल रखती है, आज भी होता है। क्यों? ताकि वो सिस्टम, हमको वो जो रिकॉर्ड रहता है ना, सीक्वेंशियल रिकॉर्ड, उससे फिर चीज़ों को ट्रेस करने में इजी होता है कि हमें अगर कभी कभी कोई केस स्टडी अचानक से करनी पड़ती है तो उसको ट्रेस करना इजी हो जाता है, राइट। और ये एज ए हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमें हेल्प करता है देखने में, बिकॉज अगर हम देखो, यही एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स जैसी चीज़ें ही हैं जो हमको पता, जिससे हमको पता लगता है कि हाँ एंग्लो सैक्सन जो है वो क्या थे, ठीक है। तो दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट जो लिखे जाते हैं, रिडल्स, पहेलियाँ, आज भी बहुत मशहूर है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश में भी इवन आजकल आज भी रिडल्स लिखे जाते हैं बच्चों के लिए, मेमोरी शार्प हो वगैरह, उस सब चीज़ों के लिए।
एंड जिस तरीके से मैंने कहा कि सैक्सन जूट है, एंगल जो थे वो तीन एक मेजर जर्मैनिक ट्राइब्स थे जर्मनी के, जो कि आए थे इंग्लैंड में बसने, सेटल होने, ठीक है। तो उसके बाद जो अगर हम देखेंगे, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें जॉनरा था वो क्रॉनिकल्स का जॉनरा है, एंड इसीलिए द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग जॉनरा बनता है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ एनल्स, जिन जिन या एनल्स को हम जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था। यहीं से देखो ओल्ड इंग्लिश का हमको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है कि जो 9th सेंचुरी एडी में ये लिखा गया था, राइट। तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है ये एक कलेक्शन था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का, जिसको ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था 9th सेंचुरी एडी में। और ये हमारे पास एक ओल्ड इंग्लिश में जो लिखा गया डॉक्यूमेंट है, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया वर्क है, उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है क्या, तो ये जो क्रॉनिकल है इसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड होती थी एंग्लो सैक्सन्स की, कि उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था, सोशल लाइफ क्या थी, मॉरल लाइफ क्या थी, रिलीजन क्या था, जो सोसाइटी थी वो कैसे चल रही थी। तो यही सब इसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, और इसी हिस्ट्री, इसी क्रॉनिकल से हमको पता चलता है कि एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो ऐसी एक वो जो है ऐसी एक ट्राइब फैली, एक कलेक्शन ऑफ ट्राइब जिनने जो वो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एंड वो सब है उसको एस्टैब्लिश किया ब्रिटेन में, ठीक है। अब कुछ वर्क्स पे आते हैं इसके बाद। जो एक पोइम है बैटल ऑफ मैल्टन, ये भी एक बहुत डिसाइडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के हिसाब से, जो हिस्ट्री के साथ डील करती है। हिस्ट्री के साथ डील क्यों करती है? हिस्ट्री के साथ डील बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हमको दिखाती है। आज भी अगर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप अगर देखेंगे अगर नेटफ्लिक्स पे जैसे वाइकिंग्स का जो शो आता है, तो वो क्या है, दैट्स ए हिस्टोरिकल शो, राइट। या अगर आपने अर्थ रूल देखा होगा तो वो भी हिस्टोरिकल शो है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी जाती हैं। इसी तरीके से बैटल ऑफ मैल्डन भी जो है ये एक पोइम है जो हिस्ट्री के साथ डील करती है, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ डील करती है। अब हमको ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि जब वर्क्स को लिखा जाता है ना बहुत पुराने टाइम में, तो उनको डेट करना, उनको एक सही डेट देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब लिखी है, क्या लिखी गई है। तो इसलिए हमको कोई सर्टन डेट नहीं है इस पोइम के बारे में। तो ये जो पोइम है इसमें अब जो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात की गई है, वो इस हिस्टोरिकल इवेंट ये है कि बैटल ऑफ मैल्टन जो 991 एडी में लड़ा गया था। और ये बैटल क्या था कि इसमें जो एंग्लो सैक्सन्स हैं उनके खिलाफ वाइकिंग्स जो हैं, जैसे मैंने अभी जिस शो के बारे में बात की थी, जो वाइकिंग्स हैं उन्होंने उनको इन्वेड किया, एंग्लो सैक्सन्स को जब ब्रिटेन में इन्वेड किया, तो वो जो है वो दे फेल टू प्रिवेंट दैट इन्वेजन, राइट। वो हरा नहीं पाए वाइकिंग्स को, वो डिफेंड नहीं कर पाए अपनी इसको, जो उनका जो सेटलमेंट था। एंड वो उसी जो वहाँ तब हुआ था बैटल ऑफ मैल्टन में, तो उसको दिखाता है कि हाँ ये सब कैसे हुआ था। तो उसी के रिकॉर्ड में लिखा गया है कि हाँ ये बैटल कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर कैजुअलिटी, फिर जिस तरीके से हीरोज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है, कौन सा हीरो ज़्यादा लड़ा, फिर वो हीरो शहीद हुआ, ये हीरो शहीद हुआ, ये बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं। तो उसी हिसाब से एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, राइट। अब हम अगर ट्रेडिशंस पे बात आते हैं, देखो रिटन ट्रेडिशन से ज़्यादा अगर आप पुरानी सिविलाइजेशन में, पुरानी टाइम्स में जाओगे तो आपको रिटन ट्रेडिशन का उतना नहीं मिलेगा, ओरल ट्रेडिशन का बहुत मिलेगा। इसका अगर आप कुछ साल पहले पीछे भी जाओगे ना, तो हमारी जो दादा दादी होती थी, नाना नानी होते थे, तो वो हमको कहानियाँ सुनाते थे। तो ओरल ट्रेडिशन उसी हिसाब से चलता है, राइट, कि जो बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो यही कहानियाँ जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन चलती रहती थी। तो इसलिए जो ओरल ट्रेडिशन था ना वो बहुत स्ट्रांग था अर्ली इंग्लिश कल्चर में। उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोग ज़्यादा लिखते पढ़ते नहीं थे, उतना पढ़ने लिखने का उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। तो जो था वो लोग सिर्फ बोलते थे। तो एक इंसान से दूसरे इंसान जो कहानी है वो ऑरली पहुंचती थी। तो इसलिए ऑरल ट्रेडिशन जो है वो बहुत, हमको एक उसका बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दिखता है अर्ली इंग्लिश कल्चर में, ठीक है। तो जो लिटरेरी वर्क्स मोस्टली जो थे, अगर जो सिर्फ लिखे जाते थे ना, वो इसी मकसद से लिखे जाते थे कि उनको परफॉर्म किया जाए। जैसे कि हम आज भी देखते हैं ड्रामाज वगैरह के बारे में जिनको परफॉर्म किया जाता है थिएटर्स वगैरह में।
तो उसी हिसाब से कि जो जो रिटन वर्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सोल पर्पस के लिए लिखे जाते थे कि उनको परफॉर्म किया जा सके, और जो बाकी जो भी लिटरेचर होता था उसको ऑरली ट्रांसमिट किया जाता था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि कुछ जॉनरास जो थे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में, उसमें सबसे पहला मैंने एपिक पोइट्री का कहा था, ग्रैंडियर एलिमेंट्स वगैरह वो सब। तो एपिक पोइम्स जो थी वो बहुत पॉपुलर थी, एंड उसमें से वन ऑफ द वेरी बेस्ट पोइम्स जो हमें आज तक टिल डेट रिकॉर्ड में मिलती है वो बेओवुल्फ है, और वो खुद भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त काइंड ऑफ स्टोरी है, ठीक है। तो ये बेओवुल्फ क्या है? तो बेओवुल्फ जो है असल में ये 3 पार्ट की पोइम है, ठीक है। ये आज तक सर्वाइव कर चुकी है, तो खुद ही सोचो इसकी इंपॉर्टेंस किस लेवल की होगी कि आज तक इसको प्रिजर्व किया जा चुका है, जबकि इतना एंग्लो सेक्सन लिटरेचर जो है वो पेरिश हो गया है, वैनिश हो गया है, बट ये आज तक हमको मिलता है कि हाँ बेओवुल्फ जैसा कुछ लेजेंड है, कुछ स्टोरी है ऐसा। तो लेजेंड जब मैंने कहा तो अब ये नहीं समझना मेहरबानी करके वो आजकल वो बड़ा वो अल्ट्रा लेजेंड, प्रो लेजेंड, मैक्स का चल रहा है। तो लेजेंड इन द सेंस कि एक ऐसी मिथोलॉजिकल या ऐसी कोई स्टोरी जिसमें वो फैंटास्टिकल एलिमेंट्स और वो बिल्कुल एकदम हाई लेवल ऑफ चीज़ें दिखाई गई हों, तो लेजेंड उसी को कहा जाए। जब किसी के बारे में कोई स्टोरी कही जाए, उसके एडवेंचरस चीज़ों को दिखाया जाए, तो वो सब उस वे में, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं बेओवुल्फ के। इसमें जो स्टोरी चलती है वो मॉन्स्टर स्लेयर वाला एडवेंचर चलता है कि हाँ ये बेओवुल्फ जो होता है, ये पहले जो है पहले पार्ट में अगर हम देखेंगे एकदम यंग, वो बिल्कुल एनर्जेटिक हीरो टाइप बंदा होता है। तो इसमें जो है ही इज़ अ मॉन्स्टर स्लेयर, एंड इसकी जो है फिर वो टीम भी होती है इसके साथ में जो उसको हेल्प करती है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी मॉन्स्टर्स को स्ले वगैरह करता है, फिर ये किंग भी बनता है एक टाइम पे। फिर अल्टीमेटली जब भी बूढ़ा होता है, तो जब उस टाइम पे वो लड़ने जाता है एक मॉन्स्टर के साथ, एक ड्रैगन के साथ, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है वहाँ, बिकॉज एक तो बूढ़ा भी हो गया होता है, उसने बहुत इंजरीज हुई होती हैं उस एज तक फाइटिंग दीज मॉन्स्टर्स। तो अल्टीमेटली ही सकम्स टू दिस इंजरी इन द लास्ट पार्ट, एंड फिर अल्टीमेटली वो लेगेसी किसी और को पास होती है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने विचर सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पे वो देखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये बेओवुल्फ का एडवेंचर किस टाइप का, किस हिसाब का एडवेंचर है। जैसे वो विचर में वहाँ पे हेनरी कैविल जो है वो मॉन्स्टर्स को मारता है, स्ले करता है लोगों के लिए फॉर मनी एट्सेट्रा, और सेविंग पीपल, कॉमन पीपल फ्रॉम मॉन्स्टर्स। तो इसी तरीके से बेओवुल्फ का भी जो एडवेंचर है वो उसी हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अब ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इन ओल्ड इंग्लिश, एंड इसका सबसे बेहतरीन सबूत यही है कि इसने आज तक सर्वाइव किया। आज भी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, आज भी एनालाइज करते हैं। मैंने जैसे कहा कि मेरी खुद भी ये पर्सनल फेवरेट है जिस हिसाब से इसकी स्टोरी चलती है। और जो ये बेओवुल्फ है, इसने नेशनल एपिक स्टेटस, देखो कितना बड़ा लेवल का इसको रिप्रेजेंटेशन मिला है, एक नेशनल एपिक स्टेटस, वो भी कहीं ऐसे वैसे जगह का नहीं, इंग्लैंड का नेशनल एपिक स्टेटस मिला है, जबकि इसकी सेटिंग जो है पूरी की पूरी स्कैंडिनेविया में हुई है। तो देखो कहाँ की पोइम है, कहाँ की सेटिंग है, लेकिन नेशनल एपिक स्टेटस इसको कहाँ मिला है। तो यही हमको दिखाता है कि हाँ किस लेवल के जो ये स्टोरीज हैं, ये किस लेवल की लिखी गई हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इन स्टोरीज की, आज भी इनको प्रिजर्व किया जाता है, आज भी इनको इतना माना जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद अगर हम पोइट्री पे आए, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेओवुल्फ है, इसकी कंपोजिशन जो है अगर इसको डेट करेंगे तो 8th एंड अर्ली 11th सेंचुरी के बीच हुई है इन 3 पार्ट्स की कंपोजिशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बेओवुल्फ के रिलेटेड। अब अगर हम पोइट्री पे आएँ, स्पेशली अगर हम पोइट्स पे आएँ, पोइट्री तो बहुत हम देखेंगे कि एंग्लो सेक्सन के जिस तरीके से बैटल ऑफ मैल्डन भी एक पोइम है, बट उसका कोई डेट नहीं है, या ऐसे कोई सर्टन राइटर नहीं है कि जिसने लिखी है, बिकॉज हमको रिकॉर्ड्स नहीं है कि कौन पोइट है, क्या है, किस हिसाब से। कैडमियन जो है एक अकेला ऐसा इंग्लिश पोइट है आज तक ओल्ड इंग्लिश का जिसका हमको रिकॉर्ड है कि हाँ ये एक पोइट है जो गुजरा है ओल्ड इंग्लिश में, एंड इसकी अकेली एक ही वर्क है जो आज तक सर्वाइव कर चुकी है, जिसको कैडमियंस हिम कहते हैं, राइट। अब हिम क्या होती है? हिम भी काइंड ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ही होता है। अगर आप अक्सर देखेंगे चर्च में जब मास होता है चर्च में, या संडे जब जाते हैं, जब भी इनका मास होता है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कुछ एडल्ट्स भी होते हैं, तो वो बुक्स सामने रख के वो कुछ चांट कर रहे होते हैं सब लोग मिलके, एंड बाकी सब उनको सुन रहे होते हैं, साथ में गा भी रहे होते हैं। तो वो हिम्स वही होती हैं, राइट। तो वो हिम्स वही होती है जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं जो गाते हैं, बाइबल्स में से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको गाते हैं।
तो कैडमियन हिम जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग वर्क, बिकॉज यही एक वर्क है हमको कैडमियन के बारे में जो हमको एविडेंस देता है कि ऐसा जो पॉइंट है वो गुजरा है ओल्ड इंग्लिश का। तो ये जो कैडमियन हिम है ये इट डेट्स बैक टू 7th century, ऑलमोस्ट 7th century के आसपास लिखी गई है। ठीक है, ये जो पोइम है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो हमको एंटीक पीसेस मिलता है। एंटीक पीस होता है कि जो एक बिल्कुल यूनिक सा पीस होता है जिसको देख के हमको लगता है कि हाँ यार ये इस पीस का ये इस एज का या इस टाइम का कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव सा ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से जो कैडमियन का हिम है ना, ये हमको ओल्ड इंग्लिश का एक एंटीक पीस मिलता है कि हाँ ओल्ड इंग्लिश का सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देख सकते हो किसी पोइट्री में, वो आप देख सकते हो कैडमियन की हिम में। ठीक है, इसी तरीके से दो और पोइम्स जो हैं ओल्ड इंग्लिश में आती हैं जो जिनका नाम द वॉन्डर है और द सी फेयरर, और दोनों जो है वो ओल्ड इंग्लिश पोइम्स हैं एंड 10th century के आसपास से लिखी गई हैं, 10th century में ये लिखी गई हैं। इसी तरीके से सेम वे में इनका भी हमको राइटर का पता नहीं है कि किसने लिखा है। द सेम रीज़न मैंने यही कहा कि हमको पता नहीं है पोइट्स के बारे में ज़्यादा कि किसने क्या लिखा है क्या नहीं। तो ये और दो